नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने हाल ही में पूरे इंटरनेट पर सच में तहलका मचा कर रख दिया है। आज हम इंटरनेट के मीम कल्चर और पारंपरिक लोकतांत्रिक राजनीति के उस अनोखे और हैरान कर देने वाले संगम को समझेंगे जिसने रातों रात एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। क्या इंटरनेट पर शुरू हुआ कोई मजाक एक असली राजनीतिक बदलाव ला सकता है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1,30,00,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। महज कुछ ही दिनों के भीतर एक बिल्कुल नए डिजिटल मूवमेंट ने इतने फॉलोअर्स हासिल कर लिए। इतनी विस्फोटक ग्रोथ ये साफ कर देती है कि ये सिर्फ एक गुजरता हुआ ट्रेंड नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। इस मूवमेंट को नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे शॉर्ट में CJP कहा जा रहा है। न्यूट्रल होकर देखें तो ये पूरी तरह से इंटरनेट पर जन्मा, मीम पर आधारित एक बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन है जो खुद को भारतीय युवाओं की असली आवाज होने का दावा कर रहा है। इसने राजनीतिक विश्लेषकों को पूरी तरह से बांट दिया है और ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पॉलिटिकल पेजों में से एक बन चुका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले मीम पार्टी का उदय, फिर युवा आक्रोश की चिंगारी, उसके बाद इनकी डिजिटल मैनिफेस्टो की डिकोडिंग, फिर डिजिटल व्यंग्य बनाम हकीकत और अंत में मीम पॉलिटिक्स का भविष्य। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित और डीप एनालिसिस होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ और देखते हैं कि कैसे एक डिजिटल मजाक या आउटरेज इतनी जल्दी एक संगठित आंदोलन में बदल गया। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि डिजिटल युग के युवा कितनी तेजी से लामबंद हो सकते हैं। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से युवाओं पर एक टिप्पणी आती है। अगले ही दिन 16 मई को ट्विटर पर इसके खिलाफ एक भयंकर आक्रोश शुरू हो जाता है और देखते ही देखते महज कुछ दिनों के भीतर CJP अपना इंस्टाग्राम और वेबसाइट लॉन्च करके सीधे 13 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लेती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इस पूरे युवा आक्रोश की चिंगारी आखिर उठी कहां से? उस विशिष्ट घटना या कैटलिस्ट को समझते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत का वो बयान जिसने इस पूरे घटनाक्रम को ट्रिगर किया, कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, तो कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं। सोर्स के अनुसार न्यायपालिका की यह टिप्पणी दरअसल उन लोगों के लिए थी जो थोक में 10 रुपए वाले राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI रिक्वेस्ट फाइल करते हैं, जिसे सिस्टम पर भारी बोझ और संसाधनों की बर्बादी माना गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई कि युवाओं ने इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने नारा दिया, अगर ये सिस्टम एक नाला है तो हम कॉकरोच हैं। ये गुस्सा रातों रात नहीं आया था। ये दरअसल रद्द होती परीक्षाएं, बेरोजगारी और बिना उचित सार्वजनिक सुविधाओं के चुकाए जा रहे भारी टैक्स के कारण पनपी हताशा का नतीजा था। तीसरा हिस्सा, डिकोडिंग द डिजिटल मैनिफेस्टो। इनका जो आधिकारिक घोषणा पत्र है, क्या वो महज एक एक्सट्रीम डिजिटल व्यंग्य है या उसमें कोई असली राजनीतिक शिकायतें भी हैं? जरा इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें देखें, जो अपने आप में काफी मजाकिया हैं। उम्मीदवार का बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे वो मजबूरी में हो, मर्जी से या उसूलों के चलते। शारीरिक रूप से आलसी लेकिन मानसिक रूप से सक्रिय होना चाहिए और दिन में कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया पर बिताना भी अनिवार्य है। सोर्स यहाँ व्यंग्यात्मक तरीके से सवाल उठाता है कि ये असली राजनीतिक उम्मीदवारों की तलाश कम और दिहाड़ी पर काम करने वाले सोशल मीडिया वर्कर्स की तलाश ज्यादा लगती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनके रेज बेटिंग वादों और गवर्नेंस की कठोर हकीकत के बीच का अंतर। मेनस्ट्रीम मीडिया को बैन करने की बात देश को अंधेरे में धकेल देगी। 50% महिला आरक्षण सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्षमता के मानकों को नजरअंदाज करता है। 30% से शुरुआत ज्यादा यथार्थवादी है। चुनाव आयुक्तों पर UAPA जैसा कड़ा कानून लगाना जवाबदेही नहीं बल्कि एक खतरनाक अतिवाद है। और पार्टी बदलने पर 20 साल का बैन, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, जो सिर्फ तात्कालिक गुस्से से उपजा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। सोर्स के विश्लेषण में ये दावा सामने आया है कि CAJP के फाउंडर का आम आदमी पार्टी के साथ सोशल मीडिया को मैनेज करने का पुराना इतिहास रहा है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जो बाहर से युवाओं का एक पूरी तरह ऑर्गेनिक मूवमेंट लग रहा है, उसके पीछे शायद अत्यधिक अनुभवी और पेशेवर राजनीतिक मार्केटिंग काम कर रही है। चौथा हिस्सा,
डिजिटल सटायर बनाम रियलिटी। अब इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या लाखों लाइक्स वास्तव में विधायी शक्ति में बदल सकते हैं। इंटरनेट पर राज करना और एक लोकतंत्र चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, मीम्स की वायरल पहुंच और लोगों के गुस्से का पूरा फायदा उठाना। लेकिन दूसरी तरफ है पारंपरिक संस्थागत हकीकत, जहां सरकारें बनाने के लिए सांसद, विधायक, स्थापित वोट बैंक और भारी जमीनी पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े अनुभवी राजनीतिक रणनीतिकार भी बिना इन टूल्स के जमीनी चुनाव हार जाते हैं। और इस बात को ये आंकड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। 140 करोड़, ये भारत की कुल आबादी है। अगर कल को किसी मीम पेज के 5 करोड़ फॉलोअर्स भी हो जाएं, तो भी ये उस विशाल वोटिंग जनता का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, जो असल में वास्तविक बदलाव लाने के लिए जरूरी है। तो आ गए हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, मीम पॉलिटिक्स का भविष्य। क्या ये सिर्फ एक मीम पेज की सफलता की कहानी है, या पारंपरिक राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल? चलिए मुख्य निष्कर्षों को समेटते हैं। ये स्पष्ट रूप से पारंपरिक विकल्पों के प्रति युवाओं की गहरी हताशा को उजागर करता है। ये डिजिटल लामबंदी की ताकत भी दिखाता है। लेकिन सोर्स सबसे बड़ी चिंता ये जताता है कि ऐसे आंदोलन युवाओं को झूठी उम्मीद देते हैं, जिसके टूटने पर शायद वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से उनका विश्वास ही उठ जाए। और ये भी साबित करता है कि इंटरनेट पर चरम और अव्यवहारिक बातें, जिन्हें रेज बेट कहा जाता है, कितनी आसानी से वायरल हो जाती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या केवल डिजिटल आक्रोश और मीम कल्चर पर बना कोई भी आंदोलन कभी भी सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक संस्थाओं की जगह ले सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।